चलो चलो बच्चा लोग शुरू करते हैं। यस, सब लोग रेडी है? क्या सब मुझे सुन पा रहे हैं? सब फुल जोश में बेटा जी, सब फुल जोश में एकदम। कुछ नाला खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं खाएगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी घर में बैठे हो आराम से, बस कुछ खाते हुए लेक्चर देख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके चलो शुरू करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द सीएमए बूस्टर। चलो बच्चों हम लोग सीएमए बेटा बूस्टर बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। यस, अब देखो बच्चों, सीएमए बूस्टर में आज हमारा टॉपिक है कॉस्ट रिकॉर्ड या कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके बेटा, बस 1 से लेकर सवा घंटे टॉपिक खत्म हो जाएगा बेटा जी। 1 से सवा घंटे में टॉपिक खत्म हो जाएगा। 1 से सवा घंटे में आपको इस चैप्टर के 3 मार्क पक्के हो जाएंगे। नहीं बेटा मेरा लंच नहीं हो, मैं लंच लेक्चर के बाद करूंगा बेटा, लेक्चर बाद लंच करूंगा मैं, ठीक है? पहले पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। और हाँ बेटा, नए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। तो जो बच्चे फर्स्ट ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाए थे बेटा जी, आप लोग सेकंड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट में ज्वाइन नहीं हुए तो फर्स्ट में ज्वाइन है, कोई तकलीफ बात नहीं, सेकंड ज्वाइन मत करना। ओके, तो सेकंड ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, मैंने सेकंड ग्रुप का लिंक दे दिया मैंने, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। यस, द चैप्टर इज कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। बच्चों अपने सीएमए के सिलेबस में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए ओके दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और पार्ट बी जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये एक थ्योरी चैप्टर है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट। चलो शुरू करते हैं वेस्टिंग टाइम। बच्चों ये चैप्टर बेसिकली डील करता है कॉस्ट ऑडिट। आप सबको पता है यार, आप सबको पता है बच्चों। ओके, आप बेटा सबको पता है ऑडिट ये चीज नॉर्मली हर कंपनी को ऑडिट फेस करना पड़ता है। अब सवाल उठता है क्या सर नॉर्मल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट आर दे सेम? ना बेटा जी, देखो यार समझना, हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना पड़ता है। एवरी कंपनी हैज टू वेरीफाई वेदर देयर बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट शो द ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ये बेटा चेक करना वो होता है हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट, एंड दिस स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंडक्टेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कंडक्ट करता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, बट कंपनी का कॉस्ट ऑडिट कर सकता है एनी सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट ऑडिट बच्चों कौन करेगा बेटा जी? सीएमए करेगा। तो स्टैट्यूटरी बेटा ऑडिट बेटा अलग होता है और कॉस्ट बेटा ऑडिट अलग होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंडक्टेड बाय सीए एंड कॉस्ट ऑडिट इज डन बाय सीएमए। सब फर्क क्या होता है बेटा जी? सबसे पहली चीज समझिए, कॉस्ट ऑडिट करने के लिए कॉस्ट ऑडिट करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या आपके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल है क्या? अरे भैया जी कॉस्ट ऑडिट बाद में आएगा, कॉस्ट ऑडिट आपके लिए तब एप्लीकेबल होगा जब आप कॉस्ट रिकॉर्ड आप अप्लाई करोगे। सर कॉस्ट रिकॉर्ड क्या होता है? व्हाट इज कॉस्ट रिकॉर्ड? पहले समझ लेते हैं। देखो बच्चों, नॉर्मली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को उसने कितना मटेरियल यूज किया, कितना लेबर यूज किया और कितने उसके अदर खर्चे, हर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपने मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस का हिसाब किताब मेंटेन कर, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट रिकॉर्ड। तो व्हाट इज द कॉस्ट रिकॉर्ड? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पज, उसे बोलते कॉस्ट रिकॉर्ड बोलते। सर जी, अरे यार ये कहां पे गया? सर जी क्या ये कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना हर कंपनी का मैंडेटरी? ना बेटा जी, चैप्टर नंबर क्या था? चैप्टर 14 था ना शायद से, हाँ मिल गया।
अब देखो बच्चों आराम समझ लो बेटा, मैं पहला सवाल ये था क्या सर कॉस्ट रिकॉर्ड अप्लाई कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना हर का मैंडेटरी ना बेटा। देखो कॉस्ट रिकॉर्ड किसके लिए एप्लीकेबल है, कॉस्ट रिकॉर्ड किसके एप्लीकेबल नहीं है, या कौन सी कंपनी को अपना कॉस्ट ऑडिट करवाना चाहिए, इन सबकी जानकारी दी है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 148 में। तो बेसिकली बच्चों सेक्शन 148 के जो इंफॉर्मेशन अबाउट मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। तो दोबारा बताऊंगा बच्चों, कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट के बारे में जानकारी कहां पे दी, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 148 में कॉस्ट रिकॉर्ड और कॉस्ट ऑडिट की जानकारी बेटा जी दी है। ओके, अब ये सेक्शन क्या बोलता है, इस सेक्शन में सबसे पहले बेटा हमें कंसेप्ट पढ़ना है कॉस्ट रिकॉर्ड। मैंने अभी बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड मींस ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट जो मटेरियल, लेबर या अदर खर्चों के बारे में बताते। तो कंपनी ने कितना मटेरियल यूज किया है, कितना लेबर यूज किया है, कितने अदर खर्चे यूज किए, तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये कितने खर्चे हुए उन सबका रिकॉर्ड रखना, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉस्ट रिकॉर्ड बोलते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ ऑल दिस रिकॉर्ड इज कॉल्ड एज कॉस्ट रिकॉर्ड। अब सवाल उठता है कॉस्ट रिकॉर्ड किसके लिए एप्लीकेबल है। बेटा पहले बता रहा हूं, अब अगले 1 घंटे में मैं बहुत सारे नंबर, बेटा बहुत सारे मैं लिमिट बताऊंगा, आपको मेरे साथ ये सारी बातें बाहर करना है। शर्त है क्या कॉस्ट रिकॉर्ड मतलब क्या है, मतलब क्या बेटा मुझे होता है। चलो बेटा बच्चों अगर मैं इंस्पायर की बात करूंगा बच्चों, इंस्पायर एकेडमी, एजू इंस्पायर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड बेटा कंपनी बेटा जी, यस और नो। क्या एजू इंस्पायर एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है क्या, ना। सर क्यों बेटा जी, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन वही कंपनी करेगी जो रूल 3 को कंप्लाई करेगी। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कहां पे दिया बच्चों, रूल 3 में दिया। देखो रूल 3 क्या बता रहा है, प्लीज समझिए बेटा जी। बच्चों चलो कॉस्ट रिकॉर्ड किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये कहां पे दिया है, रूल 3 में। कहां पे दिया, रूल 3 में दिया। याद करो एग्जाम क्वेश्चन आता है बच्चों रूल 3 में। रूल 3 क्या बोलता है, हमने रूल 3 को पूछा भाई रूल 3 बताओ क्या कॉस्ट रिकॉर्ड सबके लिए एप्लीकेबल है, रूल तो ना। मैं कुछ कंडीशन बताऊंगा, अगर आप एक कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आपके लिए रूल 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब ठीक है बताओ कंडीशन। रूल 3 बोलता है कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल है, आप भले डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन हो। मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड बेटा जी डोमेस्टिक कंपनी तो आएगा और फॉरेन का कंपनी को भी लपेटे में लिया उन्होंने। मतलब डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन हो सबको एप्लीकेबल है। ओके, फिर भले आप रेगुलेटेड सेक्टर में काम करो या नॉन सेक्टर में, मतलब आप ऐसे सेक्टर में काम करो जिसे गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है, या फिर ऐसा सेक्टर से गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर रहा है, तो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। मैंने बोला भाई साहब हमारी जो कंपनी ना, हम लोग डोमेस्टिक भी है, बट डोमेस्टिक फॉरेन में आता है, हम डोमेस्टिक में आते हैं सर हम लोग ना बताया क्या रेगुलेट नॉन सेक्टर में दोनों में आते हैं सर। लेकिन बोलते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है, आपकी कंपनी गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करने में लगनी चाहिए। आपकी कंपनी गुड्स और सर्विस, उसमें से भी आपके लिए कुछ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस के नाम दे बेटा। कंपनीज एक्ट ने कुछ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस के नाम दिए, उन्हीं के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल होता है। हर सर्विस के लिए कॉस्ट एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन से सर्विस हम आगे पढ़ेंगे बेटा जी। कंपनीज एक्ट में कुछ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस दिए, अगर आप उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में या उन सर्विस को प्रोड्यूस करने में डील कर रहे हो, और उसमें भी अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 35 CR के ऊपर है, तो ही अप्लाई क्या होगा, कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल होगा। तो ढंटड, तो रूल 3 क्या बता रहा है, कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल कब होगा। कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल होने के लिए सबसे मेन 2 कंडीशन है, सबसे 2 कंडीशन। कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल कब होगा, अगर आप स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस में डील कर रहे हो, अगर आप स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस में डील कर रहे हो, और अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 35 CR के ऊपर है, अगर आप स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस में डील कर रहे हो और आपका पिछले साल का टर्नओवर 35 CR के ऊपर है, फिर भले आप
डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन, फर्क नहीं पड़ता है। आप भले रेगुलेटेड सेक्टर में काम करो या ना, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने ये लिमिट आपने क्रॉस किया तो भैया जी आपके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लीजिए टाटा जी आते मेरे पास, टाटा जी बोलते हैं सर जी क्या हमारी कंपनी के लिए कॉस्ट एप्लीकेबल। मैं टाटा जी को पूछ रहा हूं भाई मुझे बताइए क्या आपकी कंपनी कोई गुड्स बनाते? बोलते हाँ बनाते ना यार, हम स्टील्स बनाते, हम कार बनाते, हम लोग भाई गुड्स में डील करते, वी डील इन द मैन्युफैक्चर गुड्स, गुड्स बनाते। फिर पूछता हूं क्या आपका पिछले साल का टर्नओवर 35 CR के ऊपर है क्या? बोलते हाँ भाई 30 CR के ऊपर है। बोलते फिर तो फंस गए, आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। बोलते अगर हमारी कंपनी फॉरेन हुई तो भी, मतलब फर्क नहीं पड़ता, आप डोमेस्टिक को फॉरेन हो अप्लाई करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। बोलते यार हमारे सेक्टर से ना, वो सेक्टर पता है क्या गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करता, हम लोग करते। बोलते फर्क नहीं पड़ता है, आपका सेक्टर भले रेगुलेटेड हो या नॉन हो, फर्क नहीं पड़ता है, अप्लाई होगा। 35 CR का लिमिट क्रॉस हो गया टर्नओवर का, आपके कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सब नालायक मुझे बताएंगे कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल होने के लिए लिमिट कितना है, लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना चाहिए, 35 CR के ऊपर चाहिए। और ये सारे कंडीशन कहां पे दिए, रूल 3 में दिए। कहां पे दिए, रूल 3 में दिए। क्लियर है? ओके चलो मान लीजिए आपकी कंपनी ने रूल 3 के कंडीशन फॉलो किए, रूल 3 को आप फिट बैठ रहे हो, आपके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। मतलब क्या करोगे, आप एक बुक बनाओगे, उस बुक में लिखोगे कितना मटेरियल यूज किया, और एक बुक बनाओगे उसको यूज, उसमें लिखेंगे कितना लेबर यूज किया, और एक बुक बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे कितने अदर खर्चे लगे, मटेरियल, लेबर, अदर खर्चे, ये सारे खर्चों का हिसाब किताब आपने मेंटेन किया। ओके सर, ये सारे खर्चों का हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन किया। फिर यार आप जो हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हो, आपने सही लिखा है गलत, कोई चेक तो करना चाहिए बेटा। अरे आप हिसाब किताब मेंटेन तो कर रहे हो, पर आपका हिसाब किताब सही है गलत है, चेक करवाना पड़ेगा। हाँ सर, अब बताओ ये चेक कब करवाना पड़ेगा, हिसाब किताब चेक कौन करेगा, कॉस्ट ऑडिटर। आपके कॉस्ट रिकॉर्ड को चेक कौन करेगा, कॉस्ट ऑडिटर। क्या सर जी सभी कंपनी के लिए कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी ना, जिन कंपनी के लिए कॉस्ट रिकॉर्ड मैंडेटरी, कॉस्ट रिकॉर्ड रखना, उसमें से कुछ ही कंपनी के लिए ऑडिट मैंडेटरी है और कुछ के ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑडिट किसके लिए मैंडेटरी है, बात समझना बच्चों। अब तक हमने क्या पढ़ा, कॉस्ट रिकॉर्ड किसके लिए मैंडेटरी था। अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन कर रहे पर उसमें उसको ऑडिट करवाना किसके लिए मैंडेटरी। तो कॉस्ट ऑडिट के बारे में इंफॉर्मेशन दिए रूल 4 में। रूल 3 किसके बारे में बता रहा था, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पे नहीं करना है। रूल 4 क्या बताएगा, अरे कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन कर रहे हो, अब उसको ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना है, ये कौन बताएगा, रूल 4 बताएगा। हमने रूल 4 को पूछा जरा बताइए तो हमको, क्या हमारे लिए कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है क्या। अब रूल 4 बोल रहा है, देखो भाई अगर आप मुझसे पूछते हो आपके लिए कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है या फिर नहीं है, उसके पहले ये जवाब दीजिए आपकी कंपनी कौन से सेक्टर में काम कर रही है, रेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड। हमने बोला इससे फर्क पड़ता, बोलता हाँ फर्क पड़ेगा। कॉस्ट ऑडिट के लिए रेगुलेटेड सेक्टर के लिए अलग प्रोविजन है और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर अलग प्रोविजन है। बात समझना बच्चों। अब देखो बच्चों, कॉस्ट ऑडिट, शर्मिला जी ऊपर जो 50 CR थे वो बताऊंगा बेटा, अभी बता रहा हूं प्लीज ध्यान नहीं जा रहा, हमसे सब बताऊंगा बेटा जी, सब बताऊंगा। अब बच्चों देखो, कॉस्ट ऑडिट में 2 पार्ट है। पहला पार्ट ए मतलब क्या है, रेगुलेटेड सेक्टर, दूसरा पार्ट बी मतलब क्या है, नॉन रेगुलेटरी सेक्टर। प्लीज समझना। मान लीजिए आपकी कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में काम कर रही है, मान लीजिए आपकी कंपनी रेगुलेटेड सेक्टर में काम कर रही है और आपका पिछले साल का टर्नओवर 35 CR के ऊपर है, आपका पिछले का टर्नओवर 30 CR के ऊपर है,
तो आपके लिए कॉस रिकॉर्ड एप्लीकेबल है। ठीक है, अब मैं पूछूंगा आपका जो कॉस रिकॉर्ड है उसका ऑडिट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो कॉस ऑडिट एप्लीकेबल होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, आपका पिछले साल का टर्नओवर 50 सीआर के ऊपर चाहिए। आपका पिछले साल का टर्नओवर 50 सीआर के ऊपर चाहिए। अब प्लीज फोकस करो, प्लीज फोकस करो। कॉस अगर आपका टर्नओवर 31 सीआर के ऊपर गया, 31 सीआर के ऊपर, तो कॉस रिकॉर्ड एप्लीकेबल है। और वही टर्नओवर 50 सीआर के ऊपर गया तो कॉस ऑडिट एप्लीकेबल है। उसमें और एक रिस्ट्रिक्शन है। मान लीजिए, प्लीज सुनो अच्छे से बेटा, आपकी कंपनी, प्लीज सुनो अच्छे से, आपकी बड़ी कंपनी, आपकी कंपनी दो गुड्स बना रही है, गुड्स ए और गुड्स बी बनाती है। आपकी कंपनी दो गुड्स बनाती है, गुड ए और गुड बी। गुड ए ये ऐसा गुड है जिसके लिए जो कॉस रिकॉर्ड के दायरे में आता है। गुड्स ए ये कॉस रिकॉर्ड के दायरे में आता है, बट गुड्स बी ये कॉस रिकॉर्ड में नहीं आता है। प्लीज अच्छे से बेटा, आपकी कंपनी दो गुड्स बना रही है, ए और बी। गुड ए ये कॉस रिकॉर्ड के दायरे में आ रहा है और गुड बी ये कॉस रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपका गुड ए का टर्नओवर, गुड ए का टर्नओवर है 29 सीआर और गुड बी का टर्नओवर है 22 सीआर। आपका टोटल टर्नओवर है 51 सीआर। मेरा पहला सवाल यह है कि आपके कंपनी के लिए कॉस रिकॉर्ड एप्लीकेबल है क्या? सर जी, कॉस रिकॉर्ड का लिमिट है 35 सीआर। बोलो, क्या आपका टर्नओवर 30 से ऊपर है क्या? कुछ नालायक बोलेंगे सर गुड ए का टर्नओवर 30 नीचे, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने गुड्स बोला क्या? मैंने क्या बोला? टोटल टर्नओवर, गुड ए हो बी हो कोई भी हो, आपका टोटल टर्नओवर 35 के ऊपर है क्या? हाँ सर। 51 करोड़ है, 30 ऊपर है क्या? हाँ सर। तो कॉस वो एप्लीकेबल है। फिर आप मुझे बोलते हो सर जरा ये तो बताइए सर हमारे कॉस ऑडिट एप्लीकेबल है क्या? बोलता देख भाई, कॉस अप्लाई करने पहले मुझे बता कि आपका टोटल टर्नओवर 50 सीआर के ऊपर है। बोलता हाँ सर। सर टोटल टर्नओवर 50 सीआर के ऊपर है। फिर मैं बोलता हूं आप कितने गुड्स बना? आप बोलते सर हम 2 गुड्स बना रहे हैं। फिर पूछता हूं उसमें से कौन से गुड्स के लिए आपका कॉस रिकॉर्ड है? आप बोलते सर गुड्स ए के लिए कॉस रिकॉर्ड लगता है। ओके, अच्छी बात है। फिर होता जिस गुड्स के वजह से आप कॉस रिकॉर्ड में आ रहे हो, बिकॉज ऑफ जिस गुड्स आप सेक्शन 148 में फॉलो कर रहे हो, अब बताओ क्या उस गुड्स का टर्नओवर, उस स्पेसिफिक गुड का टर्नओवर 25 सीआर के ऊपर है क्या? अब बोलते हाँ सर। सर हम ये गुड ए की वजह से हम सेक्शन 114 में फंसे हुए सर, और सर इस गुड ए का टर्नओवर 25 सीआर के ऊपर है। मतलब आपका टोटल टर्नओवर 50 सीआर के ऊपर चाहिए, और जिन स्पेसिफिक गुड्स की वजह से आप कॉस रिकॉर्ड में फंसे हुए उस गुड्स का टर्नओवर 25 सीआर के ऊपर चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन क्या हो रहे, सेटिस्फाई हो रहे, तो आपके लिए कॉस ऑडिट एप्लीकेबल होगा एज पर रूल 4। अच्छा सर। सर सपोज सर गुड ए का टर्नओवर, सर सपोज उल्टा दिल देते सर सपोज गुड ए का टर्नओवर सर 22 सीआर है और गुड बी का टर्नओवर 29 सीआर है। गुड ए का टर्नओवर 22 सीआर है और गुड बी का 29 सीआर है, टोटल 51 सीआर है। मेरा पहला सवाल है, क्या आपके लिए कॉस रिकॉर्ड एप्लीकेबल है क्या? कॉस रिकॉर्ड का रूल क्या है? टोटल टर्नओवर 31 सीआर के ऊपर, क्या आपका टोटल टर्न 35 के ऊपर है क्या? हाँ है सर। तो कॉस रिकॉर्ड एप्लीकेबल है। रूल 3 को आपने कंप्लाई कर दिया। रूल 4 क्या बता रहा है? कॉस ऑडिट। अब बता, कॉस ऑडिट अप्लाई होगा क्या? सर जी, कॉस ऑडिट के लिए 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, टोटल टर्नओवर 50 सीआर के ऊपर चाहिए, और कंडीशन नंबर 2, जिन स्पेसिफिक गुड्स की वजह से आप फॉल कर रहे हो उसका टर्नओवर 20 ऊपर चाहिए। अब बताओ क्या आपका टोटल टर्नओवर 50 सीआर के ऊपर है क्या? हाँ सर है।
और सर हम लोग गुड्स ए की वजह से फुट बैठ गए। अब सर गुड्स ए जो स्पेसिफिक गुड है, क्या इसका टर्नओवर 25,000 के ऊपर है क्या? ना सर जी। अगर इसका टर्नओवर 25,000 के नीचे, इसका मतलब क्या है? हम लोग कॉस्ट ऑडिट में फॉल नहीं करे, बट हम कॉस्ट रिकॉर्ड में बिलोंग कर रहे, बट हमारे लिए कॉस्ट ऑडिट मैंडेटरी नहीं है क्योंकि हमारे स्पेसिफिक गुड्स का टर्नओवर 25,000 के नीचे है। गुड्स बी मत देखना, गुड्स बी हमारा स्पेसिफिक गुड है बेटा, स्पेसिफिक गुड्स ए है। गुड्स ए का टर्नओवर 25 के ऊपर है, ऑडिट एप्लीकेबल है, 25 के नीचे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। सबको छिपा नालायक। चलो दोबारा बताएंगे मुझे कौन सा रूल बताएगा कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट के बारे में कौन रूल 4 बता रहा है? रूल 4 में कितने पार्ट है? 2। ए मतलब रेगुलेटरी सेक्टर और बी मतलब नॉन रेगुलेटरी सेक्टर। अब हम किसकी बात करें? पार्ट ए मतलब रेगुलेटरी सेक्टर बात करें बच्चों। रेगुलेटरी सेक्टर के लिए कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होने के लिए कितने कंडीशन है? 2। कंडीशन 1, आपका टोटल टर्नओवर 50,000 के ऊपर चाहिए और स्पेसिफिक गुड्स का टर्नओवर 25,000 के ऊपर चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे, आपके लिए कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है। ओके यार, लेकिन ना सर मेरे को इसको कॉस्ट नहीं कराने का सर मेरी कंपनी से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है सर। मेरी कंपनी का टोटल टर्नओवर 50,000 के ऊपर है और स्पेसिफिक गुड का टर्नओवर सर 25,000 के ऊपर है सर मुझे गवर्नमेंट से नोटिस आया है कि मुझे कॉस्ट ऑडिट करवाने का है, लेकिन सर मेरी इच्छा नहीं सर मुझे कॉस्ट ऑडिट नहीं करना है सर कुछ मुझे बचाओ सर, मुझे बचाओ। कुछ ऑप्शन है क्या? ये बेटा ऑप्शन है। अगर आपको कॉस्ट ऑडिट से बचना है, आप भले ये 50 और 25,000 के लिमिट से आगे हो, आपने लिमिट आपने क्रॉस किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कॉस्ट ऑडिट से बचना है तो 2 रास्ते। पहला रास्ता, मैं पूछूंगा भैया जी क्या आप फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हो क्या? हम बोले क्यों करें? अरे भाई तुम फॉरेन में अगर एक्सपोर्ट करोगे तो देश में फॉरेन करेंसी आएगा, देश का भला होगा। अगर आप देश का भला कर रहे हो तो देश भी आपका भला करेगा। अगर आप फॉरेन एक्सपोर्ट कर रहे हो और अगर आपके टोटल टर्नओवर में, आपके टोटल रेवेन्यू में से 75% से ज्यादा, आपके टोटल रेवेन्यू में से 75% से ज्यादा का रेवेन्यू अगर फॉरेन एक्सपोर्ट से आ रहा है, आपके टोटल टर्नओवर में से 75% से ज्यादा टर्नओवर अगर फॉरेन एक्सपोर्ट से आ रहा है, ज्यादा रेवेन्यू फॉरेन एक्सपोर्ट से मिल रहा है, अगर आप देश में फॉरेन करेंसी लाने के लिए आप हेल्प कर रहे हो, तो एज अ ग्रेटिट्यूड हम बोलेंगे भैया जी आप देश के लिए इतना कर रहे हो तो हम आपको कॉस्ट ऑडिट से एग्जम्पशन देते, जाओ ऐश करो, आपको कॉस्ट ऑडिट से छुटकारा मिलेगा। तो रूल 4 अप्लाई नहीं होगा। हमने बोला रूल 4 अप्लाई नहीं होगा, फिर तो रूल 3 मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड भी नहीं करना पड़ेगा। बोलते नहीं बाबा वो तो करना पड़ेगा। रूल 3 मतलब क्या है? कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा, बट रूल 4 मतलब कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगा। समझा क्या? तब बता बच्चों, कॉस्ट ऑडिट से छुटकारा पाने के लिए पहला ऑप्शन कौन सा है? अगर आपका टोटल रेवेन्यू में से 75% से ज्यादा रेवेन्यू अगर आपका फॉरेन एक्सपोर्ट से आ रहा है तो आपको छुटकारा किससे मिलेगा? रूल 4 मतलब कॉस्ट ऑडिट से छुटकारा मिलेगा, बट रूल 3 मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड से छुटकारा नहीं मिलेगा। सर और कोई ऑप्शन है? अगर गवर्नमेंट ने जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, गवर्नमेंट ने जो SEZ बनाए, गवर्नमेंट ने उस एरिया को डेवलप करने के लिए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहा है, अगर उसमें जाके अगर आप बिजनेस करोगे तो भी हम आपको कॉस्ट ऑडिट से छुटकारा दे सकते, बट कॉस्ट रूल अप्लाई होगा। झेपा करना लायक दोबारा बताओ, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल कब होगा? सर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होने के लिए 2 कंडीशन है।
फर्स्ट कंडीशन, टोटल टर्नओवर कितना चाहिए, 50,000 के ऊपर, और स्पेसिफिक गुड्स कितना चाहिए, 25,000 के ऊपर, तो अप्लाई क्या होगा, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। बचने के कितने रास्ते, दो। फर्स्ट रास्ता, टोटल रेवेन्यू में से 75% से ज्यादा रेवेन्यू फॉरेन एक्सपोर्ट्स आना चाहिए। और सेकंड ऑप्शन बेटा क्या होता है कि भाई साहब आप एसईजेड में काम करने चाहिए। ओके, ये हो गया रेगुलेटरी सेक्टर के लिए। आप आगे नॉन रेगुलेटरी सेक्टर बोलते हो, भाई साहब हमारे लिए भी कुछ बताओ ना। अब नॉन रेगुलेटरी सेक्टर का लिमिट क्या था बेटा, बट रेगुलेटरी सेक्टर में लिमिट क्या था, 50 और 25 सीआर। यहां पे वही लिमिट हो जाएगा 100 सीआर और 35 सीआर। यहां पे क्या था, 50 सीआर और 25 सीआर, तो यहां पे क्या होगा, 100 सीआर और 35 सीआर। मतलब सर अगर आप नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में काम कर रहे हो, आपका टोटल टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है, अगर आपका टोटल टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर है और स्पेसिफिक गुड्स का टर्नओवर 35 सीआर के ऊपर है, टोटल टर्नओवर 100 सीआर के ऊपर चाहिए और स्पेसिफिक गुड्स का टर्नओवर 30 से ऊपर चाहिए, कर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो आपको कॉस्ट ऑडिट लग जाएगा। बता बच्चों, नॉन रेगुलेटरी सेक्टर में कॉस्ट ऑडिट के लिए कितने कंडीशन है, दो। कंडीशन 1, टोटल टर्नओवर शुड बी मोर देन 100 सीआर। कंडीशन नंबर 2, स्पेसिफिक गुड्स कितना चाहिए बेटा जी, 30 से ऊपर चाहिए बेटा जी। और इससे बचने के लिए ऑप्शन क्या है, अगर वही दो ही सारे, आपका टोटल रेवेन्यू में से 50 से ज्यादा बेटा रेवेन्यू चाहिए, एक्सपोर्ट चाहिए बेटा जी। और दूसरा क्या है, अगर बच्चे एसिड में काम कर रहे हो तो उस केस में आपको कॉस्ट ऑडिट छुटकारा मिलेगा। सबको झेपा करना लायक, रिवाइज करते। एसईजेड के लिए कोई लिमिट नहीं बेटा। चलो बेटा सुनना, अब थिंक लॉजिकली, एक बार रिवाइज करते। मुझे होता है यार, कॉस्ट और रिकॉर्ड, सब बच्चे आंसर देंगे, सब बच्चे आंसर देंगे। बोलो कॉस्ट और रिकॉर्ड के लिए कंडीशन किस रूल में दिया, मुझे नहीं पता। बोलो कॉस्ट और रिकॉर्ड कहां पे दिया, रूल 3 में दिया। रूल 3 के अनुसार कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल कब होगा, सर अगर आपका टोटल टर्नओवर 35 सीआर के ऊपर है, टॉपिक क्लोज। फिर कंपनी फिर कोई भी हो, फॉरेन डोमेस्टिक हो, सेक्टर कोई भी हो, दैट्स टॉपिक क्लोज। 35 सीआर इज लिमिट फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट ऑडिट कहां पे, रूल 4 में दिया। कॉस्ट ऑडिट में कितने पार्टीशन है, दो, रेगुलेटरी या नॉन रेगुलेटरी। रेगुलेटरी में कंडीशन, कॉस्ट ऑडिट के कंडीशन क्या है, टोटल कितना चाहिए, 50 सीआर के ऊपर, और गुड्स कितना चाहिए, 25 सीआर के ऊपर चाहिए। और नॉन के लिए कंडीशन क्या है, 100 सीआर और 35। बचने के लिए कितने रास्ते बेटा जी, एक्चुअल बचने के लिए 3 रास्ते होते हैं बच्चों एक्चुअल में बचने के लिए 3 रास्ते। पहला रास्ता बच्चों पता है, बच्चों फर्स्ट बच्चों रास्ता क्या होता है कि आपका अगर टोटल रेवेन्यू में से अगर 75% से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा है, वो ऑप्शन है पहला। ऑप्शन 2, अगर आप एसईजेड में काम कर रहे हो, और एक तीसरा भी ऑप्शन है कॉस्ट ऑडिट से बचने के लिए कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में या कैप्टिव कंजम्पशन में अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपकी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कैप्टिव जनरेशन काम कर रहे हो। बच्चों कॉमन सेंस की बात है बेटा, यार इलेक्ट्रिसिटी इज द नीड ऑफ द कंट्री। बिजली बनाना ये देश की जरूरत है बेटा जी। अगर देश की जरूरत में अगर कोई कंपनी हेल्प कर रही है तो देश भी उनकी हेल्प करेगा बच्चों। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में या कैप्टिव जनरेशन में बेटा आप काम कर रहे हो तो आपको हम लोग कॉस्ट ऑडिट से छुटकारा देंगे, बट कॉस्ट रूल तो कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करना पड़ेगा। जीपा नालायक, दोबारा बता रहा हूं, कॉस्ट ऑडिट से छुटकारा पाने के लिए कितने कंडीशन है, 3। कंडीशन 1, अगर आपका टोटल रेवेन्यू में से मोर देन 70% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आ रहा होगा तो। कंडीशन 2, अगर आप एसईजेड में काम कर रहे हो तो। कंडीशन 3, अगर आप पावर जनरेशन या कैप्टिव में काम कर रहे हो तो। ये 3 में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करो, आपको कॉस्ट ऑडिट से छुटकारा मिल जाएगा। आगे बढ़ू, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत बेटा जी, कोई कंफ्यूजन?
रूल 3 हो गया, रूल 4 हो गया। अब रूल 5, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। अरे सर कॉस्ट रिकॉर्ड तो रूल 3 बता रहा था, फिर रूल 5 क्या बताएगा? रूल 3 ने क्या बताया था? कॉस्ट रिकॉर्ड किसके लिए एप्लीकेबल है? कॉस्ट रिकॉर्ड किसके लिए एप्लीकेबल है, ये रूल 3 बता रहा था। बट जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड एप्लीकेबल है उसको कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना चाहिए, कॉस्ट रिकॉर्ड किस फॉर्मेट में मेंटेन करना चाहिए, ये कौन बताएगा? रूल 5। रूल 5 क्या बताएगा? कॉस्ट रिकॉर्ड किस फॉर्मेट में मेंटेन करना चाहिए। तो रूल 5 क्या बोलता है? एवरी कंपनी जो रूल 3 को सेटिस्फाई कर रही है, जो कॉस्ट रिकॉर्ड के दायरे में आ रही है, उस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए अंडर द फॉर्म CRA1। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, बता क्या आपने एक कागज बनाया, उस कागज पे लिखा ये कॉस्ट रिकॉर्ड है, ये इतना मटेरियल लगा, इतना लेबर, ऐसे नहीं चलता बेटा। तो कॉस्ट रिकॉर्ड का एक प्रॉपर फॉर्मेट है बेटा, उसी फॉर्मेट में बेटा, वो फॉर्मेट कहां पे दिया बेटा? CRA1। तो कॉस्ट रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना चाहिए अंडर द फॉर्मेट ऑफ CRA1। ऐसे कौन बता रहा है बच्चों? रूल 5 बता रहा है। सबको जीपा बच्चों? और कैसे बच्चों मेंटेन करेंगे? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे बेटा आपके लिए एप्लीकेबल वैसे मेंटेन करना चाहिए। अब सर कॉस्ट ऑडिट के लिए थोड़ा बताइए सर। बेटा बस एक मिनट का समझ दो बेटा, मैं बस बैटरी चेंज करता हूं, फिर मैं कॉस्ट ऑडिट बता रहा हूं। जस्ट एक मिनट, बैटरी चेंज करता हूं मैं। चलो बच्चों, आई एम बैक। अब बच्चों देखो, रूल 5 ने क्या बताया? कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करो CRA1 के फॉर्म मेंटेन करो। अच्छी बात है बेटा जी। अब रूल 6 बता रहा है अबाउट कंडीशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट कैसे करते हैं रूल 6 बता रहा है बच्चों। अब देखो रूल 6 सबसे पहले क्या बता रहा है? रूल 6 को हमने पूछा भाई साहब कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? हम करें? बोलता है ना 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 ना। रूल 6 क्या बोलता है? कॉस्ट ऑडिट शुड बी डन बाय द कॉस्ट ऑडिटर। हमने पूछा ये कॉस्ट ऑडिटर कौन हो सकता है? उसने बोला कॉस्ट ऑडिटर कैन बी ओनली CMA। कोई भी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, कोई भी प्रैक्टिसिंग CMA कैन डू द कॉस्ट ऑडिटर। तो एनी CMA कैन एक्ट एज अ कॉस्ट ऑडिटर। भले CMA इंडिविजुअल हो बेटा जी या फर्म ऑफ CMA बेटा, कोई भी CMA या फर्म ऑफ CMA दे कैन बी अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर। अब इसके लिए बेटा रूल्स, इसके लिए कंडीशन क्या क्या प्लीज समझना अच्छे बेटा। ये चार्ट बच्चों देखो, इस चार्ट में सब कुछ आपको दिया, चार्ट में सब कुछ दिया बेटा जी। चलो बता बच्चों, बेटा मुझे बताओ कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? एनी प्रैक्टिसिंग CMA और फर्म ऑफ CMA कैन डू द कॉस्ट ऑडिट। सर कंपनी का कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है? कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। कौन अपॉइंट करेगा बच्चों? बोर्ड अपॉइंट करेगा।
कब करेगा? जिस साल के लिए आपको अपॉइंट करना है, जिस साल के लिए अपॉइंट करना है उसके 180 दिन के अंदर। मान लीजिए एक कंपनी को 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, तो 2020 और 2021 इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अपॉइंट करना है कॉस्ट ऑडिटर। तो कंपनी के बोर्ड क्या करेंगे? अगर आपको इस साल के बाद अपॉइंट करना बेटा जी, तो ईयर शुरू होने के बाद में 180 दिन के अंदर, ईयर शुरू होने के बाद में 180 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे कॉस्ट ऑडिटर में। दोबारा बता चलो, कॉस्ट ऑडिटर आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड अपॉइंट कब करेंगे? 180 दिन के अंदर अपॉइंट करेंगे। और जब भी बेटा कोई भी बोर्ड या जब भी कोई कंपनी किसी को एज अ कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करते, तो सबसे पहले उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पता चला आपने किसी बंदे को अपॉइंट किया एज अ कॉस्ट ऑडिटर, उसको पता ही नहीं है, बोलते ये कब हुआ, ये मेरे से कब हुआ, मुझे पता ही नहीं है। उसको तो बताओ ना भाई, उसको तो बताओ। मान लो आप मेरे क्लास में एडमिशन लिया, मुझे नहीं पता आप लोग कौन, आपने एडमिशन कब लिया? अबे मुझे तो बताना भाई, तुमने एडमिशन लिया मेरे क्लास में। वैसे बच्चों, अगर किसी बंदे को अगर आपने एज ऑडिटर अपॉइंट किया है, उसको जाके बताना भाई तू मेरा ऑडिटर बन चुका है, हमें तुझे हमने सिलेक्ट किया है, बताओ उसको। तो 180 दिन के अंदर बोर्ड अपॉइंट करेगा और अपॉइंटमेंट करने के बाद में हर कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर को लेटर लिख के उसको बताना पड़ेगा अबाउट हिज अपॉइंटमेंट। अगर उसको आप इन्फॉर्म नहीं करोगे तो अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं रहेगा। फिर सर सिर्फ उसको बता के चलेगा ना बेटा जी, उसके अलावा जिसको आपने एज ए कॉस्ट अपॉइंट किया है उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा बेटा जी। सबसे पहले किसको बताओगे? कॉस्ट ऑडिटर को बताओ। उसने हाँ बोला, खत्म। उसके हाँ बोलने के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। कब तक बताएंगे? प्लीज समझना बच्चों, एवरी कंपनी हैज टू इन्फॉर्म कौन कर रहा है? कंपनी। किसको इन्फॉर्म कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस बारे में? एज अ अपॉइंटमेंट ऑडिटर। जैसे ही आप ऑडिटर अपॉइंट करोगे तो सेंट्रल बताओगे भैया जी हम मिस्टर XYZ को हमने अपॉइंट किया हमने अपॉइंट किया एज ए ऑडिटर। बताएं गवर्नमेंट को। बट कब तक बताएंगे? एक तो जिस बोर्ड मीटिंग में आपने अपॉइंट किया वहां से लेकर 30 दिन, डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग से लेकर 30 दिन, या फिर ईयर के शुरुआत से लेकर 180 दिन, विच इज अर्लियर। मैं दोबारा बता रहा हूं, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड करेगा, बोर्ड मीटिंग में करेंगे। उसके बारे में सबसे पहले किसको बता दिया? आपने बता दिया कॉस्ट ऑडिटर, उसको कंसिडर लिया बेटा जी। उसके बाद आप किसको बताओगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे। कब बताएंगे? जिस बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट किया वहां से लेकर 30 दिन या फिर 180 दिन, विच इज अर्लियर। ऐसा क्यों? मान लो बेटा, मान लो आपको 180 दिन के अंदर अपॉइंट का ऑडिटर अपॉइंट कितना करना है? 180 दिन का अपॉइंट करना है। मान लीजिए बेटा जी आपने ना मई के महीने में अपॉइंट का ऑडिटर अपॉइंट किया। मई के महीने में 1 मई को बोर्ड मीटिंग ली, 1 मई को आपने बोर्ड मीटिंग ली और 1 मई के दिन आपने अपॉइंट का ऑडिटर। जैसे 1 मई को बेटा अपॉइंट करोगे, 1 मई से लेकर 31 मई 30 दिन के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा फॉर अपॉइंटमेंट। 31 में बताओ। सपोज आपको अपॉइंट 180 दिन अपॉइंट करना बेटा, अज्यूम करो बच्चों 180 दिन बेटा आपके खत्म हो रहे 30 सितंबर को। अज्यूम करो 30 सितंबर खत्म हो रहे, 30 सितंबर। आपने क्या किया? आपको 180 दिन मतलब 30 सितंबर अपॉइंट करना था और आपने क्या किया? बहुत आप आलसी लोग हो। आपने क्या किया? 25 सितंबर को आखिरी हफ्ते में 25 सितंबर को आपने अपॉइंट किया ऑडिटर। और आप बोलते हैं यार अभी तो यार 25 सितंबर को अपॉइंट किया और 30 दिन है, हम 25 अक्टूबर तक गवर्नमेंट बताते नहीं चलेगा। अगर आपने 25 सितंबर को अपॉइंट किया और आपके 180 दिन अगर 30 सितंबर को खत्म हो रहे तो आपको 180 दिन मतलब क्या है?
30 सितंबर तक की गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, आप और 30 दिन का वेट कर नहीं सकते। तो 30 डेज और 180 दिन विचर इज अर्लियर। अरे झेपा क्या नालायक, अगर बहुत जल्दी अपॉइंट किया ईयर के शुरुआत में तो 30 दिन में इन्फॉर्म करो, और ईयर के एंडिंग में अगर 180 दिन के एंडिंग में अपॉइंट किया तो 30 दिन वेट मत करना, 180 दिन के अंदर ही इन्फॉर्म करो। तो बता बच्चों, तो कॉस्ट ऑर्डर के बारे में इन्फॉर्म किसको करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। कब इन्फॉर्म करेंगे? बोर्ड मीटिंग से लेकर 30 दिन और 180 दिन ईयर के शुरुआत से लेकर विचर इज लोअर में अपॉइंट करना पड़ेगा। कोई तकलीफ बेटा जी? कोई तकलीफ बेटा जी? अब मान लो मैंने एक बंदे को अपॉइंट कर एज ऑर्डर अपॉइंट किया, मुझे होता है ये ऑर्डर कब तक रहेगा? बेटा आपको अगर पता होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन होल्ड हिज ऑफिस अप टू 5 years और अप टू 6th AGM में। पता है क्या बेटा आपको? स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन होल्ड हिज ऑफिस अप टू 5 year और 6th AGM तक। इसका मतलब सर ये कॉस्ट ऑर्डर भी 5 साल चलेगा? अबे नहीं बे, कोई मंत्री है क्या 5 साल रहने के लिए बेटा? कॉस्ट ऑर्डर कब तक रहेगा बेटा जी? आपने जिस साल के लिए अपॉइंट किया, वो साल खत्म होने के बाद में अगले 180 दिन तक, जिस साल के लिए अपॉइंट किया है वो साल खत्म होने के बाद में अगले 180 दिन तक, साल खत्म होने के बाद, शुरुआत से नहीं, साल खत्म होने के बाद में अगले 180 दिन तक कॉस्ट ऑडिटर अपने ऑफिस में रह सकता है। यार मुझे बताओ, आपने कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट क्यों किया? और ये सर कॉस्ट ऑडिट करने के लिए। तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, अगर कॉस्ट ऑडिटर अपने ऑफिस में अपने जगह पे अगर 180 दिन तक रह सकता है, इसका सिंपल मतलब क्या है? एवरी कॉस्ट ऑडिटर हैज टू सबमिट हिज ऑडिटर रिपोर्ट विद इन 180 days फ्रॉम द ईयर एंड। समझा क्या? जब तक ऑफिस में रहेगा तब तक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। ऑफिस में कब तक रहेगा? ईयर एंड से लेकर 180 दिन तक। तो बच्चों उसको 180 दिन के अंदर ही रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक। कोई तकलीफ इसमें? कोई तकलीफ इसमें? सब इससे कंफर्टेबल है? चलो एक बार रिवाइज करते हैं। हम पढ़ के आ रहे रूल 6। रूल 6 हमें ज्ञान बांट रहा है, किसका? कॉस्ट ऑडिट का। रूल 6 ने पहले ज्ञान क्या बांटा? कॉस्ट ऑडिट कैन बी डन बाय द एवरी प्रैक्टिसिंग CMA और फर्म ऑफ CMA। सेकंड ज्ञान क्या बांटा? कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 180 फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। रूल 6 ने नेक्स्ट ज्ञान कब बांटा? जो भी कॉस्ट ऑडिटर आपने अपॉइंट किया है, उसको अपॉइंट करने के बाद में कॉस्ट ऑडिटर को इन्फॉर्म करो और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करो विद इन 30 days ऑफ बोर्ड मीटिंग और 180 days फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द ईयर विच इज लोअर में इन्फॉर्म करो। नेक्स्ट उसने ज्ञान क्या बता? एवरी कॉस्ट ऑडिटर कैन होल्ड हिज ऑफिस अप टू 180 days फ्रॉम end of the year and up to that time he has to submit his cost audit report। सबमिट करना चाहिए। मान लो कॉस्ट ऑडिटर 180 दिन तक रह सकता है ईयर खत्म होने के बाद में, पर मान लो आपने अपॉइंट किया, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया और बीच में क्या होगा? ईयर के बीच में कॉस्ट टपक गया तो हो सकता भाई ईयर के बीच में उसको करना हो गया, कुछ भी हो सकता है। मर गया तो क्या करेंगे? रिपोर्ट सबमिट किया, मर गया वो, या मेरे बच्चों हो सकता था क्या? ऑर्डर कंटा लगा, बोला अरे कौन इतना काम को रिजाइन कर दिया उसने। यार हमको लगा कि ये बहुत नालायक कमीना आदमी, उसको निकाल दो, भगा दो, मतलब तो मर गया। मतलब ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने से पहले वो मर गया, या फिर वो खुद भाग गया, या फिर आपने उसको भगा दिया। ऐसे किसी भी वजह से अगर उसका ऑफिस खाली होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैजुअल वैकेंसी। क्या बोलते? कैजुअल वैकेंसी बेटा बोलते। एंड इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, समझा बेटा? जो कैजुअल वैकेंसी, अगर ऑडिटर का डेथ होता है या वो रिजाइन करता है या हम उसे निकालते,
उस वजह से अगर ऑडिटर का ऑफिस खाली होता है तो इसको कैजुअल वैकेंसी, और इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी अगेन बोर्ड को ही ऑडिटर नया अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। जिस दिन कैजुअल बेटा वैकेंसी हो जाएगी उसके 30 दिन के अंदर बोर्ड को अपॉइंट करना पड़ेगा, और जैसे बोर्ड उसको अपॉइंट करेगी अगेन 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। सबको झेपा नालायक। यार मुझे बताओ प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, बाद में पूछेंगे। चलो आगे पूछता है। चलो फिर मुझे बताइए, ये कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, कौन बोलता है? आयुष मेरे भाई, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा आयुष, जस्ट कीप इट अप बेटा, बहुत बढ़िया बेटा जी। यस, योर रिजल्ट इज इंस्पिरेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट बेटा जी। जितने बच्चे जून में दे रहे बेटा सबके लिए इंस्पिरेशन बेटा जी। यस ओके, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा बच्चों ये जितने नालायक जून वाले बच्चे ये भी जून अटेम्प्ट में ऐसे अच्छे मार्क्स से पास करेंगे और फिर मुझे बताएंगे सब मैं भी पास हुआ था करके। बस अच्छा लगता है बेटा कीप इट अप। चलो बेटा मैं दोबारा मुद्दे पे आता हूं। बेटा मुझे बताइए, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने से कौन बता रहा है? रूल 3 बता रहा है। बड़े कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना चाहिए कौन बता रहा है? रूल 5 बता रहा है। और रूल 5 के तहत कॉस्ट रिकॉर्ड आप किस फॉर्म मेंटेन कर रहे हो? CRA 1 में। रूल 5 क्या बता रहा है? कॉस्ट रिकॉर्ड शुड मेंटेन एंड इन द फॉर्म CRA 1 में मेंटेन करना चाहिए। यार मुझे बताओ रूल 6 क्या बता रहा है? रूल 6 क्या बता रहा है? कॉस्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बारे में सेंटर गवर्नमेंट बता। रूल 6 ने क्या बताया? जिस दिन आप कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करोगे ना उसके 30 दिन के अंदर या 180 दिन ईयर के स्टार्टिंग से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताओ अबाउट अपॉइंटमेंट ऑडिटर। कैसे बताएंगे? खत लिखेंगे, कबूतर भेजेंगे, कबूतर जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को बता अपॉइंटमेंट के बारे में। या फिर क्या करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट पर जाएंगे, उनके कारण बोलेंगे अरे हमने ना इसको एज ऑडिटर अपॉइंट किया है, आपको पता है क्या, हमारे कंपनी ऑडिटर अपॉइंट किया है। ऐसे बताएंगे ना, लेकिन ऐसे नहीं होता बेटा। उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। आप जब कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने के लिए आपको भरना पड़ेगा फॉर्म CRA 2। कौन सा? CRA 2। तो एवरी कंपनी हैज टू इन्फॉर्म टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट द अपॉइंटमेंट इन द फॉर्म CRA 2। अरे झेपा का नालायक ना, झेपा के बच्चों। तो फॉर्म CRA 2 कौन भरेगा? कंपनी भरेगी। क्या भरेगी उसमें? किसको अपॉइंट किया है, किसको आपने एज ऑडिटर अपॉइंट किया है, ये CRA 2 में भर के देना पड़ेगा। सबको झेपा करना है, सब इससे कंफर्टेबल है? ओके कोई तकलीफ इसमें? ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ो, चलेगा? ओके बच्चों आगे बढ़ू, ठीक है। नेक्स्ट मैं कुछ और बातें बताऊंगा। यार मुझे बताओ प्लीज मुझे बताओ, ऑडिटर अपॉइंट क्यों किया आप लोगों ने? सर हमने ऑडिटर अपॉइंट किया था कॉस्ट ऑडिट के लिए, राइट? मुझे बताओ कॉस्ट ऑडिटर, मान लो मैंने एक बंदे को मैंने अपॉइंट किया, एज ऑडिटर अपॉइंट किया। कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट कब तक बनाएगा? अरे सर ईयर खत्म होने के बाद में 180 दिन के अंदर, ईयर खत्म होने के बाद में 180 दिन के अंदर उसे अपना कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। एवरी कॉस्ट ऑडिटर हैज टू सबमिट हिज कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट विद इन 180 डेज। ओके ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन मेरा सवाल यह है, कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? ऐसा करेगा वो रिपोर्ट बनाएगा और कंपनी के वॉचमैन को देगा, बोले वॉचमैन ये मेरा ऑडिट रिपोर्ट है। ये कंपनी के मुंह पे जाके मार के बोल लगे मैंने मेरा काम किया है, रिपोर्ट बना दिया और मुझे मेरा पैसा भेजने बोल, चलेगा क्या? नहीं ना बाबा। मुझे बताओ कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किसने किया था? वॉचमैन ने किया था? नहीं। किसने अपॉइंट किया था? बोर्ड ने अपॉइंट किया था।
तो बोर्ड बोलेंगे भाई साहब हमने तुझे अपॉइंट किया, हम तेरे मालिक है। कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किसने किया था? बोर्ड ने किया था। तो ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है, एवरी कॉस्ट ऑडिटर हैज टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू द बोर्ड। तो हर कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट किसको देगा बेटा? बोर्ड को देगा। बेटा मुझे बताओ, तो कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट किसको देगा? बोर्ड को देगा। कब देगा? 180 दिन के अंदर। किस फॉर्म में देगा? CRA 3 अगेन फॉर्म। अरे जब भी कुछ रिपोर्ट देना है कोई फॉर्म तो होगा बेटा जी। अब बताओ, फिर से बताओ, रिपोर्ट कौन बनाएगा? कॉस्ट ऑडिटर। कब तक बनाएगा? 180 दिन के अंदर, ईयर खत्म होने के बाद। किसको देगा रिपोर्ट? बोर्ड को। कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड को रिपोर्ट देगा, किस फॉर्म में? CRA 3। जब बोर्ड के पास रिपोर्ट आएगा, बोर्ड उसे वेरीफाई करेगा और बोर्ड चेक करने के बाद में बोर्ड वो रिपोर्ट किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितने दिन में? 30 दिन में। ऑडिटर का रिपोर्ट आने के बाद में 30 दिन के अंदर बोर्ड वो रिपोर्ट किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। वो भी किसमें? CRA 4 में देगा। अरे समझा क्या नालायक? ऑडिटर रिपोर्ट देगा बोर्ड को CRA 3 में, और बोर्ड रिपोर्ट किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 4 में। अब तक 4 फॉर्म मैंने बताए थे, CRA 1, CRA 2, CRA 3, CRA 4। बोलो क्या क्या है? बोलो CRA 1 में क्या है? CRA 1 में क्या है? CRA 1 में क्या है? कॉस्ट रिकॉर्ड का फॉर्मेट। CRA 1 में रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कंपनी, किस फॉर्म में? CRA 1 में। CRA 2 में क्या है? जिसको ऑडिटर अपॉइंट, उसके बारे में बताओ। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे, किसमें? CRA 2 में। CRA 3 में क्या है? ऑडिटर अपना रिपोर्ट देगा बोर्ड को CRA 3 में। फिर बोर्ड रिपोर्ट किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को CRA 4 में। सबको जीपा नालायक? कोई तकलीफ इसमें? कोई तकलीफ इसमें? सब इसे कंफर्टेबल एकदम आराम से चिल मार के बेटा जी। अब कुछ नालायक बोले सर ऑडिट करते क्यों? ऐसा कुछ काम नहीं किया हम लोग, ऐसे करते क्यों? ऑडिट क्यों करते सर? बेटा जी, why to do the audit? What are the object audit? बेटा जी देखो, सिंपल सी बात है बेटा, अगर कंपनी के खर्चे बेटा प्रॉपर चेक करोगे बेटा तो कंपनी में खर्चे बेटा कम होंगे बेटा। जब कंपनी खर्चे बेटा कम होंगे बेटा जी तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेटा कम होगा। जब कंपनी का बेटा कॉस्ट बेटा जब कम होगा तो मार्केट में गुड्स के प्राइस भी क्या होंगे? कम होंगे, और देश का भला होगा बेटा जी। तो गुड्स का दाम कम करने के लिए खर्चे कम करने पड़ेंगे, और खर्चे कम करने के लिए कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्टिव बच्चों क्या होता है? कॉस्ट अकाउंट को वेरीफाई करना बेटा। कंपनी के बच्चों खर्चे है क्या, कंपनी में कुछ एरर्स या फ्रॉड्स हो रहा है क्या, चेक करना बेटा जी। कंपनी के इन्वेंट्री की वैल्यू प्रॉपर है, इन्वेंट्री मतलब क्या? स्टॉक, जो स्टॉक मेंटेन किया है वो प्रॉपर है क्या, चेक करने के लिए बेटा। गुड्स का प्राइस फिक्स करने के लिए, ओके बच्चों। कुछ लॉस हो रहा है क्या, वो चेक करने के लिए। इन सब के लिए कॉस्ट ऑडिट करना पड़ेगा। और इसका सोशल पर्पस देखो, ये पढ़ लो, सोशल पर्पस पढ़ लो जी में बेटा। गुड्स का बच्चों प्राइस प्रॉपरली फिक्स करना, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बेटा, कंपनी का प्रोडक्शन का स्पीड बेटा बढ़ाना, ओके। कंपनी के बच्चों देखो प्रॉफिट को मतलब देखो बच्चों, कंपनी का प्रॉफिट बेटा बढ़ाना, ऑडिटेड डेटा अवेलेबल करवाना, ओके बेटा। कंपनी के कॉस्ट के बिल प्रॉपर समय पे सेटल हो जाए बेटा, और मैनेजर का इनएफिशिएंसी पता करवाना, कितना एफिशिएंट कितना इनएफिशिएंट है। अगर खर्चे बेटा बढ़ रहा है तो मैनेजर क्या होगा, इनएफिशिएंट होगा बेटा। खर्चे बच्चों क्या हो रहा है, कम, तो एफिशिएंट है बेटा। ये सभी पता करवाने के लिए आपको कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। बस पढ़ के एक बार पढ़ के निकालो बच्चों, एक सिंपल है बेटा जी, पढ़ के निकालो। अब फॉर्म CRA1 पता ना बेटा, मुझे बताओ CRA1 फॉर्म में क्या होता है। सर जी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। CRA1 फॉर्म में हम लोग कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, कैसे सर? CRA1 फॉर्म में कुछ हेडिंग दिए होते, ऐसे हेडिंग होते बेटा जी। मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट, यूटिलिटी, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये बस पढ़ के बेटा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फिक्स बच्चों एसेट, ओवरहेड, ऐसे अलग अलग हेडिंग में होता बेटा। तो CRA1 फॉर्म में क्या होता है, हम कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे ऐसे टोटल 30 हेडिंग में बेटा। मटेरियल, एम्प्लॉय, अदर, ऐसे 30 बेटा हेडिंग होते। इस 30 बच्चों हेडिंग में
30 बच्चों हेडिंग में बेटा आपको भरना पड़ेगा। तो CRA1 फॉर्म में कितने हेडिंग बच्चों? 30 हेडिंग है बेटा, और 30 हेडिंग में आपको कॉस्ट और रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेगी। मटेरियल इन्फॉर्मेशन लिखो मटेरियल के नीचे, लेबर लिखो एम्प्लॉय के नीचे, अदर लिखो अदर नीचे, ऐसे प्रॉपर हेडिंग में फिलअप करना पड़ेगा। इतना बस देखो, बाकी दिमाग मत लगाओ बेटा इसमें। CRA2 में क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। किसको अपॉइंट किया? वो कहां पर है? CRA2 में होता है बेटा जी। CRA3 में बेटा, मुझे होता है CRA3 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कौन सबमिट करेगा? ऑडिटर। किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सुनो बेटा, और एक क्या बोला है? सेंट्रल सॉरी ऑडिटर किसको देगा? बोर्ड को देगा बेटा जी। और ऑडिटर जब अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा, ऑडिट रिपोर्ट के साथ में वो 3 अनेक्शर लगाएगा। ध्यान सुनना, ऑडिटर जब CRA3 फॉर्म में ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट करेगा, साथ में उसको 3 अनेक्शर लगाने पड़ते, 3 अटैचमेंट लगाने पड़ते। बस नाम है देखो बेटा। अनेक्शर ए क्या बताएगा? उसमें होते जनरल इंफॉर्मेशन होते बेटा जी। अनेक्शर बेटा बी में क्या होता है? इट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बेटा, कंपनी के लिए बच्चों। और अनेक्शर सी किसका? सर्विस का। बस ध्यान रखना बेटा जी, सॉरी 4 होते हैं अनेक्शर बेटा जी। और पार्ट डी किसका बच्चों? प्रोडक्ट सर्विस प्रॉफिट के लिए बच्चों, ध्यान रखना बेटा। एवरी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का जो अनेक्शर होता है बच्चों, अनेक्शर बढ़ता है 4 पार्ट बच्चों। कितने पार्ट? 4 पार्ट बढ़ता है बच्चों। पार्ट ए में होता है जनरल इंफॉर्मेशन होता है बच्चों। पार्ट बी इज फॉर ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग बेटा, कंपनी का होता है। पार्ट सी इज ओनली फॉर सर्विस बच्चों, कंपनी के बच्चों होता है। और पार्ट डी इज फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस, दोनों के प्रॉफिट के बारे में होता है। बस आपको ये पढ़ना है, इसमें दिमाग लगाने के लिए बेटा जी। CRA4 में रिपोर्ट कौन सबमिट करेगा? बोर्ड। किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने दिन में देगा? 30 दिन में देगा बेटा जी। ढेंटेड एंड इट इज एंड ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड चैप्टर। ये टॉपिक खत्म हो गया बेटा जी। तो क्या सभी नालायक लोगों को ये चैप्टर पूरा समझ में आ रहा है क्या? ये टॉपिक, इसकी थियोरी, सारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है क्या? बोलो। सभी फॉर्म, सभी लिमिट पूरे समझेगा नालायक? बोलो हाँ या ना। एकदम क्लियर है नालायक? पक्का? टॉपिक इजी था ना? कुछ नहीं, इतना ही टॉपिक में, कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं टॉपिक में, जितना जो टॉपिक में इसमें बस खत्म। इतना पढ़ने का 3 मार्क पक्के, इतना पढ़ने का 3 मार्क पक्के बेटा। यस, अपन कल रात को वापस मिलेंगे, कल रात को वापस मिलेंगे 8 बजे। कल रात को 8 बजे हम लोग मिलेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस के रिमेनिंग पार्ट के लिए। कॉस्ट रिकॉर्ड पूरा हो चुका है बेटा, ठीक है? चलो बेटा जी, आज जितना बड़ा थ्योरी हमने पढ़ा, CMFM दोनों कॉन्फ्रेंस आ रहा बच्चा लोग, ऐसे अपन बार बार बेटा पढ़ेंगे तो थ्योरी अपनी पक्की होती जाएगी। पूरा अच्छे समझा बेटा जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है, वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड। यस, चलो बेटा, आपको लेक्चर कैसे लगा बेटा जी, उसके बारे में बेटा जी यू कैन शेयर में योर फीडबैक ऑन इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टा बेटा आईडी है Raj_out है, ये बेटा इंस्टाग्राम आईडी बेटा जी। इंस्टाग्राम मेरा आईडी बेटा, जिसमें आप जरूर बता सकते हो बेटा जी आपको लेक्चर कैसे लगे और आपको बेनिफिट होता रहेगा, जरूर बताइए। तुरंत बोला नहीं तो भी चलेगा बेटा जी। एंड योर ऑल सजेशंस आर वेलकम। ओके बेटा, जो भी रहेगा अच्छा बुरा बेटा बिंदा शेयर कीजिए। सर और ये इंप्रूव करना है बोले तो भी इंप्रूव करेंगे बेटा जी। अच्छा लगा तो बोले, बुरा लगा तो बोले बिंदास बेटा जी। राइट नाउ यू कैन शेयर ऑन इंस्टाग्राम। यस, चलो लाइक, ठीक है, टाटा बाय बाय। और जो रेगुलर बैच के बच्चे बेटा हम कल मिलेंगे, कल अपन क्लास में मिलेंगे अपन लोग, ठीक है? चलो, टास्क में कल दूंगा, मैंने पहले बोला बच्चों, कल सिक्वेंस का लेक्चर बेटा खत्म हो जाएगा। कल रात को टास्क मिलेगा बच्चों, टास्क मिलेगा कल तो 10 बजे टास्क मिलेगा। कल रात को पहले मैं एफएम का टॉपिक खत्म करूंगा, वो टॉपिक होने के बाद में CMFM दोनों का भी टास्क मिलेगा। आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में टास्क मिल जाएगा बेटा। चलो बेटा जी, टट्टा बटरा बटरा, बाय 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 बाय।